नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी की, जिनके प्रथम सत्र की चौथी काव्य है उठो धरा के अमर सपूतो, जो लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। पार्ट 1 में हमने इस काव्य का राग भी देखा था और काव्य की समझूती को भी प्राप्त किया था। अब पार्ट 2 में हम इस काव्य के अंत में दिए गए अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की समझूती प्राप्त करेंगे और अंत में दी गई भाषा सजता को भी समझेंगे। बात करते हैं अभ्यास में दिए गए प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई है जो हमारी काव्य से ही ली गई है। हमने काव्य की समझूती प्राप्त की थी कि कवि ने देशवासियों को कहा था कि अब तो गुलामी की रात बीत चुकी है, आज़ादी की नई सुबह है जिसमें आपको देश के नव निर्माण का कार्य करना है। इसलिए कवि कहते हैं कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हम जानते हैं कि हमारा देश कई सदियों तक गुलामी में रहा है, जिसकी वजह से अत्याचार शोषण सहते सहते देशवासी मुरझाए हुए फूल की तरह हो गए हैं। हमें उनके चेहरे पर नई मुस्कान लानी है और युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में जो निराशा भर गई है, उन निराशाओं को दूर कर उनके चेहरे पर हमें हंसी लानी है। इस तरह कवि कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो, हे भारत माता के अमर सपूतो, अब आप जागृत हो जाओ और आपको क्या करना है, देश का फिर से नया निर्माण करना है। इस तरह हम इन काव्य पंक्तियों का आशय लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। तो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने देश के सपूतों से कहा है कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हम बात करें कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। और उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे, हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे, सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे, अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे, हमारे जो बस स्टॉप है उनको हम सुरक्षित और साफ सुथरा रखेंगे, या तो हमारे मंदिर या तो धार्मिक स्थान है उनको भी हम स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे। इस तरह हम हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिनमें पहला प्रश्न है कि कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। तो उनका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को अब स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे, तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक आशाएं और अपेक्षाएं रखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। तो उनका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे कि दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में ही खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा, विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे थे, उनके दिलों में उदासी छा गई थी।
कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय या तो सुमनों में नई मुस्कान देखना चाहते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? यदि हमें हमारे देश का नवनिर्माण करना है तो हम क्या करना चाहेंगे? तो उनका उत्तर हम लिख सकते हैं कि देश के नवनिर्माण का कार्य करना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए हम मूल्य में एक मित्र मंडल की स्थापना कर सकते हैं। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार कर सकते हैं। गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दे सकते हैं। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय भी खोल सकते हैं। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ेंगे, कुछ छोटी बड़ी पुस्तकें पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण का कार्य कर सकते हैं। समय समय पर आरोग्य शिविर का आयोजन भी कर सकते हैं। इस तरह हम देश के नव निर्माण के लिए अपनी ओर से कोई भी प्रयत्न कर सकते हैं। तो उनके बाद का हमारा प्रश्न है कि इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। तो काव्य की समझौती हमने देखी है, तो उनके आधारित हम कह सकते हैं कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम हमारे देश से और भी प्रेम करेंगे। हम अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जिएंगे, देशवासियों को अपना मानेंगे, खूब मन लगाकर पढ़ लिख कर अपना ज्ञान का उपयोग देश की सेवा के लिए करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे जिससे देश का गौरव और बढ़े, और हम देश की रक्षा करने में कभी भी पीछे हट नहीं करेंगे। इस तरह की बातें हम हमारे जीवन में उतारना चाहेंगे। तो यहाँ जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर को हमने देखा है। अब बात करते हैं यहाँ दी गई पद्यांश यानी कि पद्यार्थ ग्रहण की। आप देख सकते हैं यहाँ एक काव्य आपके सामने दी गई है, और उन काव्य को समझकर हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में आपको कभी भी कोई एक अपठित गद्य यानी कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है ऐसा परिच्छेद भी दिया जा सकता है, या तो कभी आपने पहले कोई ऐसी काव्य पंक्ति नहीं पढ़ी है या तो कविता नहीं पढ़ी है, वे काव्य आपको दी जा सकती है। उनके आधारित पूछे गए प्रश्नों को, उन काव्यों को समझकर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें एक पद्यार्थ ग्रहण दिया गया है, यानी एक कविता दी गई है, जिनको पढ़कर उनके आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। काव्य को हम पढ़े तो लिखा है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। हम इन काव्य को समझे तो इस काव्य में हिमालय के द्वारा कभी न डरने की बात को बताया गया है। यदि हमें हमारे जीवन में सफल होना है तो बिना डरे हमें हमारे सामने आने वाली हर समस्याओं का सामना करने के लिए कहा है। तो उनके प्रश्नों को देखते हैं। उनके काव्य की समझौती के आधारित यानी काव्य के आधारित उनके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हमने यहाँ पढ़ा कि हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे, नामुमकिन कार्यों को भी मुमकिन कर सकेंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो इस काव्य के आधारित हम कह सकते हैं कि मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपने प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु अपनी बुद्धि चतुरता का प्रयोग करके हमें उन मुसीबत को दूर करने के नए रास्ते खोजने चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया है, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पद से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। तो उनके बाद है इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां तो आती ही रहती है, मनुष्य को अपने जीवन में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं, वे असंभव को भी संभव
कर दिखलाते हैं। इसलिए हमें कभी मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए, परंतु उन मुसीबतों का सामना करने के लिए अपनी बुद्धि चतुरता का प्रयोग करना चाहिए। मुसीबत को दूर करने के लिए नए नए रास्ते खोजने चाहिए, उन मुसीबतों को दूर करना चाहिए। बिना डरे हमें इन समस्याओं का सामना करना चाहिए। इस तरह हम काव्य का भावार्थ लिखेंगे। तो आखिरी प्रश्न है कि इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो हम इस काव्य को कौन सा शीर्षक दे सकते हैं? तो हम शीर्षक दे सकते हैं कि हिमालय का बड़ा संदेश। इस तरह हम प्रश्नों के उत्तर काव्य की समझूती के आधारित लिखेंगे। उनके बाद यहाँ एक चित्र दिया गया है। आपको परीक्षा में भी ऐसा कोई चित्र दिया जा सकता है कोई भी टॉपिक पर, तो कभी कभी उन पर काव्य लिखने के लिए पूछा जा सकता है, कभी कभी उनके बारे में कुछ वाक्य लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं। कुछ शब्द दिए होंगे, उनका सहारा लेकर कुछ उनका 8-10 वाक्यों में परिचय लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि सूचना हमारी क्या है। सूचना के आधारित हमें कार्य करना होता है। लिखा है कि चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। आपको क्या करना है, जो चित्र दिया है उनको भली भांति देख लेना है। उन चित्र के आधारित हमें एक काव्य की रचना करने के लिए यहाँ कहा गया है, और यहाँ कंस में जितने भी शब्द दिए हैं उनका प्रयोग उन काव्य में हमें करना है। तो देखते हैं कि चित्र किसका है। एक प्रकृति का चित्र दिया गया है, तितलियाँ उड़ रही है, बादल से हम देखें तो बारिश हो रही है, कई रंग बिरंगी फूल दिख रहे हैं, कई ऊंचे पहाड़ है, वृक्ष है। इन सभी के आधारित इन चित्रों को देखकर हमें काव्य की रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग करके काव्य का निर्माण करेंगे। तो लिखते हैं, धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हुए हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया है, बारिश ने है रंग जमाया है, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसा है। इस तरह हम क्या करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग करके काव्य का निर्माण करेंगे। प्रकृति का जो चित्र है उनको देखकर काव्य का निर्माण करेंगे। उनके बाद का प्रश्न क्या है उनको हम देखें तो एक अपूर्ण काव्य आपको दी गई है। 2 पंक्तियों की समझूती के आधारित हमें अधूरी काव्य पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी काव्य पंक्ति है जिनको हमें पूर्ण करना है। तो लिखा है कि माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। तो अब हम जान चुके हैं कि यहाँ गांधी जी के बारे में काव्य पंक्ति लिखी हुई है। उन काव्य पंक्तियों को हमें पूर्ण करना है। तो आगे हम लिखेंगे कि घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आंखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता मैं जाऊँगा। इस तरह हम काव्य पंक्तियों को भी पूरा कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पेंसिल से इन काव्य पंक्ति को अपनी पाठ्य पुस्तक में पूर्ण करेंगे, यानी कि पेंसिल से यहाँ पर काव्य को लिखेंगे। आगे हम बात करते हैं इन काव्य पंक्ति के बाद भाषा सचता की। तो भाषा सचता में हम व्याकरण के एक टॉपिक की समझूती देखेंगे। यहाँ लिखा है संज्ञा का प्रयोग। संज्ञा किसे कहते हैं, जिनके बारे में आप सभी लोग जानकर ही आए हैं। संज्ञा यानी कि नाम, कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, उनके नाम को हम संज्ञा के रूप में पहचानते हैं। तो हम जानते हैं कि संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। वे भी कौन कौन से हैं? तो पहला हम भेद देखें यानी कि प्रकार देखें तो व्यक्तिवाचक है। कोई व्यक्ति के, कोई वस्तु या तो कोई स्थान का नाम हो तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में पहचानते हैं। जातिवाचक संज्ञा दूसरा प्रकार है। पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में पहचानते हैं। फिर तीसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? खाने पीने या तो धातु आदि चीज़ों के नाम जो होते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में पहचानते हैं। चौथा प्रकार हमारा है भाववाचक संज्ञा, यानी हमारे मन के भावों को जो दिखाते हैं, दिखाने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। इस तरह हम कहें तो 5वां प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, यानी समूह या तो कोई दल,
समूह, कोई वर्ग की बात हो, ऐसे शब्द हो तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ हमने पांचों संज्ञा के भेद के बारे में बात की। उनके आधारित यहाँ आप देखेंगे तो लिखा है कि आप संज्ञा के बारे में अब जान चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उनका भेद बताइए। हमें क्या करना है, यहाँ जितने वाक्य दिए हैं उनको पढ़कर उनमें से संज्ञा को पहचानना है, फिर उनके प्रकार को पहचानना है। देखते हैं कि वाक्य में संज्ञा कौन से शब्द है। सोना कीमती धातु है। पहले वाक्य में सोना भी संज्ञा है और धातु भी संज्ञा है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है और उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो धातु जातिवाचक संज्ञा है। धातु की पूरी जाति को यहाँ उल्लेखित किया है, इस तरह वे जातिवाचक संज्ञा है। तो दूसरा वाक्य हमारा है गंगा पवित्र नदी है। गंगा भी संज्ञा है और नदी भी संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। उनके बाद का वाक्य है कि उमंग दौड़ रहा है। उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है दल जा रहा है तो दल समूहवाचक संज्ञा है। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। जिनमें हम कहे तो राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भय भाववाचक संज्ञा है, जंगल जातिवाचक संज्ञा है। इस तरह हमने इन वाक्यों को पढ़ा, संज्ञाओं को ढूंढा, उनके प्रकारों को भी देखा। तो अब आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यानी कि हम संज्ञा के बारे में जान चुके, उनके प्रकारों के बारे में भी जान चुके। एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा भी हो सकती है, उनको भी हमने देख लिया। तो आगे लिखा है कि निम्नलिखित विधान को पढ़िए और उनको समझिए। हम पढ़ते हैं कौन से वाक्य लिखे हैं। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। यहाँ साड़ी के नीचे रेखांकित किया है, यहाँ साड़ियाँ के नीचे रेखांकित किया है। हम देखें तो इस वाक्य में साड़ी एक वचन है और दूसरे वाक्य में साड़ियाँ बहुवचन है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। बगीचे में एक लड़का है। बगीचे में कई लड़के हैं। इस वाक्य में लड़का एक वचन है और यहाँ वाक्य है जिसमें लड़के बहुवचन है। इस तरह हम देखें तो एक वचन और बहुवचन की बात की है। आगे पढ़ते हैं कि उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे वाक्य में लड़का से लड़के हो गया, यानी एक वचन का बहुवचन किया। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। हमें परीक्षा में यदि कोई एक शब्द दिया है और कहा कि एक वचन शब्द का बहुवचन कीजिए या बहुवचन का एक वचन में परिवर्तित कीजिए, तो वे कार्य हमारे लिए आसान है। परंतु यदि हमें इस तरह कोई वाक्य दिए जाए और कुछ शब्द को रेखांकित किया है, उनका ही हमें सिर्फ बहुवचन करना हो या तो एक वचन करना हो तो भी सरल है। परंतु हमें एक वाक्य दिया गया है, उन वाक्य को हमें क्या करना है, पढ़कर यदि एक वचन में है तो उनका बहुवचन बनाना है और बहुवचन है तो उनका एक वचन में बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो लिखा है कि अब इन एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। तो पहला वाक्य है मुझे लुटेरे का डर था। तो हमें इस पूरे वाक्य का बहुवचन में परिवर्तन करना है। मुझे यानी हमें, लुटेरे का बहुवचन होगा लुटेरों का डर था। तो इस वाक्य का बहुवचन हम इस तरह लिखेंगे कि हमें लुटेरों का डर था। दूसरा वाक्य है पक्षी ने उड़ान भरी। तो अब हम उनका बहुवचन लिखेंगे। पक्षी का होगा पक्षियों ने, उड़ान का होगा उड़ाने भरी। तो इस तरह इस वाक्य का बहुवचन रूप होगा पक्षियों ने उड़ाने भरी। तीसरा वाक्य है उसने मुझसे मिठाई दी। तो हम लिखेंगे कि उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। इस तरह एक वचन के वाक्यों का हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। यहाँ लिखा है भाववाचक संज्ञा के रूप और यहाँ लिखा है जातिवाचक संज्ञा के रूप। पहला वाक्य है बच्चे प्रार्थना करते हैं। तो आगे लिखा है कि बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है। तो यहाँ लिखा है कि भारत में नदियों की चौड़ाई अधिक है। अब हम बात करें तो उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना जो भाव को दिखाता है, यानी वे भाववाचक रूप में है। तो उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा बन जाती है, जो जातिवाचक संज्ञा बन गई। हम कहे कि
भाववाचक संज्ञा में से जो भाववाचक संज्ञा है उनको यदि हम प्रत्यय ए लगाएंगे तो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा यानी कि बहुवचन के रूप में जातिवाचक संज्ञाएं बन जाते हैं। प्रार्थना शब्द एक वचन था, उनके बाद ए प्रत्यय जोड़ने से वे शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो गया और बहुवचन में हो जाने से वे जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि इतना जानिए, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। उपयुक्त बातों को पढ़ने से हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। बहुवचन में प्रयोग किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेते हैं। यदि हम कहें कि प्रार्थना एक वचन का शब्द है तो प्रत्यय ए लगाने से उनका बहुवचन हो गया, तो वे भाववाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह हम कहें कि भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में रहती है और बहुवचन में प्रयोग करने पर वे जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। तो उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं में परिवर्तित करके हमें लिखना है। तो पहला वाक्य है कि विज्ञान ने दूरी को कम किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें तो दूरी शब्द जो है वे भाव को दिखाता है, एक वचन शब्द है। अब हम उन्हें जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो उनका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि विज्ञान ने दूरियां कम की है। दूसरा वाक्य है नदी की लंबाई अधिक है। लंबाई जो भाव को दर्शाते हैं, तो अब हम उनका जातिवाचक रूप में परिवर्तित करेंगे तो इस वाक्य का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि नर्मदा नदी की लंबाई बहुत ही है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, हमने भाषा सहजता में संज्ञा का परिचय देखा, उनके प्रकारों को जाना, साथ साथ एक वचन के वाक्यों को बहुवचन में किस तरह लिखते हैं उनको भी देखा, और हमने देखा कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती है और उन एक वचन के शब्दों के अंत में प्रत्यय ए जोड़ने से वे शब्द बहुवचन का रूप ले लेते हैं और वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इस तरह परीक्षा में हमें कोई भाववाचक संज्ञा में से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए वाक्य दिए जाए तो हमें इन समझौते के आधारित उनके उत्तर लिखने हैं। यहाँ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, इस पार्ट 2 में हमने काव्य के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों को समझा है, साथ साथ भाषा सहजता को देखा है। यदि आप चाहें तो पूरी भाषा सहजता एक बार पढ़कर भी इन व्याकरण की समझौती प्राप्त कर सकते हैं। और पार्ट 1 में हमने काव्य की समझौती को देखा है। पूरी काव्य को आप मौखिक रूप में तैयार करेंगे और यहाँ जितने प्रश्न दिए गए हैं उनकी समझौती प्राप्त करेंगे। हम हमारी नोटबुक में प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।